हमारे जनरेशन ने टेक्नोलॉजी में कई सारे चौंका देने वाले अचीवमेंट्स देखे हैं और इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं 21वीं सदी के सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर का इलॉन मस्क, जिन्होंने पेपल की शुरुआत की, टेस्ला के सीईओ है और स्पेसएक्स के फाउंडर भी हैं और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। उनकी कुल संपत्ति 16,300 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स हैं। ये एक जीनियस इंटेलेक्चुअल और फ्यूचर के सोचने वाले एंटरप्रेन्योर और एक टेक बिलियनर हैं, जिन्होंने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन से दुनिया को हिला के रख दिया था। ये इंसान एक इंजीनियर है, एक लीडर है और एक जीनियस थिंकर है और फ्यूचरिस्टिक पर्सन है। इलॉन मस्क कई सारे इंसानों में एक इंसान है। आज इनका एक ही सपना है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो पूरा कभी नहीं हो सकता, स्पेस कॉलोनाइजेशन। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी खोज ने पूरी टेक इंडस्ट्री और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं साइंटिफिक नितिन यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे एक आम बच्चा आगे चलकर एक जीनियस इन्वेंटर बना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उन्होंने स्पेस रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर बैटरीज और रोबोट बनाए और उनकी कामयाबी ने उन्हें पहुंचा दिया दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में। इन्होंने अपने जीनियस दिमाग से न सिर्फ उस इंडस्ट्री को बदल के रख दिया बल्कि दुनिया पर भी गहरा असर डाला। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया के साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल एक बहुत अमीर साउथ अफ्रीकन इंजीनियर थे और उनकी माँ एक मॉडल थी। इलॉन मस्क 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनका बचपन अपने भाई किम्बल और बहन टोस्का के साथ बीता। इनका परिवार बहुत खुशहाल परिवार हो सकता था और ऊपर से सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, लेकिन सच इसके बिल्कुल ही उलट था। इलॉन के घर में हमेशा उथल पुथल मची रहती और उनका बचपन बहुत मुश्किल एंड अकेला अकेला सा था। उनके पिता उनकी माँ के साथ हमेशा गाली गलौज करते और उन्हें इलॉन को अपने बिजनेस शुरू करने के लिए किसी तरह की मदद देने से भी इनकार कर दिया। उन्हें बच्चों की खुशियों और कामयाबी से कोई मतलब ही नहीं था। जब इलॉन मस्क 10 साल के थे तभी उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, लेकिन इलॉन बिल्कुल अलग थे। सिर्फ 3 साल की उम्र से ही उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाना शुरू कर दी थी। उनकी माँ ने अपनी बुक में इलॉन मस्क के बचपन के कुछ फोटोग्राफ शेयर करी थी और लिखा था कि जब इलॉन मस्क छोटे थे तो वो बहुत सारी बुक्स पढ़ा करते थे और उससे देख के उन्हें विश्वास हो गया था कि इलॉन मस्क फ्यूचर में कुछ बड़ा करने वाले हैं। इलॉन को स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था और वो अपने भाई और बहन की तरह स्कूल लाइफ का मजा नहीं ले पाए थे। जल्द ही उनकी दिलचस्पी टेक्नोलॉजीज में बढ़ने लगी। वह दिन रात अपनी पूरी दुनिया में इस कदर खोए रहते कि उनके पेरेंट्स को टेस्ट करवाना पड़ा कि उनके कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब उन्हें पहला कंप्यूटर मिला था तो सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने कोड लिखना शुरू कर दिया था। जब उन्हें लगा कि स्कूल की पढ़ाई से कुछ खास नहीं होने वाला तो उन्होंने खुद से ही प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो अपने टीचर से भी आगे सोचने वाले थे। उन्हें हमेशा कुछ अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे, खासकर जिन सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट नहीं था। वो अपना अधिकतर समय वीडियो गेम्स खेलने और किताब पढ़ने में बिताया करते थे, लेकिन जो सब्जेक्ट उनके पसंद के थे जैसे कि फिजिक्स एंड कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट में इलॉन मस्क को हायर ग्रेड्स मिलते थे। आज भी वो पढ़ाई करते हैं ताकि वो अपनी पसंद की फील्ड में नंबर 1 बन सके। इलॉन ने बहुत जल्द ही सोच लिया था कि वो जितने जल्दी नए सॉफ्टवेयर बनाकर बेच दें तो वो उतना ही एडवांस कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना पहला स्पेस गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाया, ब्लास्टर, जिन्होंने उसे एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कॉमर्शियल बेचा था। कॉलेज के दिनों में वो अपने डॉर्म रूम से कंप्यूटर पार्ट्स बेचकर पैसे कमाया करते थे। तब तक उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो बिलियनर की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन वो शायद क्रिएटिव सुपर पावर के साथ ही पैदा हुए थे। वो एक्सपेरिमेंट करके चीजों का पता लगाने से कभी नहीं डरते थे और हमेशा एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते थे और काफी छोटी उम्र से ही वो क्रिएटिव और इनोवेट करने लग गए थे। उनका बचपन बहुत ही मुश्किल भरा था। उन्होंने बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करना सीख लिया था।
जून 1989 में उनकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ था। 17 साल की उम्र में अपने पिता के इच्छा के खिलाफ वो कनाडा की तरफ चल पड़े और बचपन की यादें को वहीं अफ्रीका में छोड़ दिया। उनके दिमाग में हमेशा अमेरिकन सपने थे। एलोन मस्क को अच्छे से पता था कि जो वो काम अमेरिका में कर सकते हैं वो दुनिया के किसी और कोने में नहीं कर सकते। वैसे तो उनके पास कुछ खास प्लान तो नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि वो अपने होम कंट्री में रहकर कुछ बड़ा नहीं कर सकते। कनाडा पहुंचने के बाद उन्होंने कनाडा के क्यून यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहीं उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। सन 2000 में उन्होंने शादी कर ली और उनके 5 बच्चे भी हुए। उनके बाद वो अमेरिका आ गए और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1997 में इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में बीए की डिग्री ली। जब वो 24 साल के थे तभी वो कैलिफोर्निया चले गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनर्जी फिजिक्स की पढ़ाई करने लगे। मगर 2 दिन बाद वो उससे भी ज्यादा बड़े काम करने लगे थे। इलॉन सिलिकॉन वैली के पहले ऐसे इंसान नहीं थे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ने के बाद भी बुलंदियों को हासिल किया था। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और दुनिया के 2 सबसे बड़े आदमी बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग, इन सभी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने कंपनी को चालू किया था। उस समय इंटरनेट शुरुआती दौर में था और इलॉन नई टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते थे। इसीलिए वो कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में आ गए थे, क्योंकि टेक वर्ल्ड के किसी भी एंटरप्रेन्योर का सपना वहीं से पूरा हो सकता था। उन्हें यकीन था कि वहीं पर वो ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। जल्द ही पता लग गया था कि इलॉन मस्क एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। जब वो सिलिकॉन वैली आए थे तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, इंसानों का भविष्य बेहतर हो। मगर उसके पहले वो जानते थे कि इंटरनेट के जरिए कई बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। 1995 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी जिप2 बनाई उनके भाई किम्बल के साथ, जो कि येलो पेज का ऑनलाइन वर्जन था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि शुरुआती दौर में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साउथ अफ्रीका से आने के बाद उनके ऊपर बहुत सारा स्टूडेंट लोन था और इलॉन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर और ऑफिस दोनों अफोर्ड कर सके। तब वो अपने छोटे से ऑफिस में ही सोफे पे सोया करते थे और नहाने के लिए पास की एक लोकल जिम में जाया करते थे। शुरुआत के कुछ महीने तो मजे से कट गए, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ने लगे। उनके पास एक ही कंप्यूटर था जिसके ऊपर वो 7 दिन काम किया करते थे। दिन में वो अपनी वेबसाइट चलाते और रात को कोडिंग किया करते थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कामयाब होने के लिए ज्यादा से ज्यादा तकलीफें झेलने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि नए सिरे से कोई कंपनी बनाना बहुत मुश्किल होता है। आखिरकार उनकी कंपनी चल निकली और उसने काफी तरक्की भी की। फरवरी 1999 में टेक कंपनी कैम्पैक्ट ने जिप2 को 30 करोड़ 70 लाख डॉलर कैश और 3 करोड़ 40 लाख स्टॉक ऑप्शन देके खरीद लिया। इलॉन मस्क सिर्फ 28 साल के थे जब वो सिलिकॉन वैली के करोड़पतियों में शामिल हो गए थे। वो रातों रात ऑफिस से एक छोटे से सोफे पे सोने वाले इंसान से एक मल्टी मिलियनर बन गए थे। मगर वो इतने से संतुष्ट नहीं थे, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। फिर सोचा क्यों ना बैंकिंग इंडस्ट्रीज में कुछ बदलाव किए जाए। जिप2 बेचने के बाद उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था और वो एक नए चैलेंज के लिए तैयार थे। 1999 में जिप2 को बेचने के 1 साल बाद ही उससे मिले पैसों से इलॉन ने अपने भाई किम्बल के साथ एक नई कंपनी X.com की शुरुआत की, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। मनी ट्रांजैक्शन काफी धीमा हुआ करता था। इलॉन ने इस बात पर गौर किया। उन्हें लगा कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में बदलाव करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने पेपल की खोज की ताकि मनी ट्रांजैक्शन आसानी से हो पाए और कैश का चक्कर ही ना रहे। शुरुआत में कंपनी छोटी एंड अनजान सी थी, लेकिन इलॉन मस्क अपने वक्त से कई आगे थे। उनके अनुभव के आधार पर उन्हें लगा कि उनका दूसरा वाला जो बिजनेस है वो पहले वाले बिजनेस से काफी आसान है। वो बहुत तेजी से बढ़ा और दूसरे साल के अंत तक उसके 10 लाख यूजर्स हो गए थे। 2002 में ईबे ने पेपल को 1500 करोड़ डॉलर देके खरीद लिया। पेपल को बेचने के बाद इलॉन मस्क और उनकी पत्नी जस्टिन सिलिकॉन वैली को छोड़कर लॉस एंजलिस चले गए ताकि स्पेस इंडस्ट्री के ज्यादा करीब रह सके, क्योंकि पेपैल के बाद अब वो उसी काम में हाथ डालना चाहते थे। मगर पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। वह साल इलॉन मस्क के लिए काफी ट्रेजेडी भरा रहा। उनके एली आने तक उनके पहले बेटे ने सांस लेना बंद कर दिया था और उसका देहांत सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की वजह से हुई थी। वह सिर्फ 10 हफ्ते का ही था।
उसी महीने इलॉन मस्क का नेटवर्थ भी काफी बढ़ गया था। इलॉन मस्क ने उस साल अपना पहला $1 बिलियन रुपए कमाया था, मगर अपने बेटे की जान नहीं बचा पाए। अगले 5 साल में IVF की मदद से इलॉन मस्क की पत्नी जस्टिन ने 5 बच्चे को जन्म दिया, ग्रिफिन, एक्सेविया, डीमियन, सैक्सन और काई। वो और उनकी पत्नी सपने की दुनिया में रह रहे थे। लग तो यही रहा था, लेकिन अब दोनों की रिश्तों के बीच में खटास आने लग गई थी। अब दोनों का एक साथ रहना काफी मुश्किल सा हो गया था। पहले बेटे की डेथ के बाद इलॉन मस्क अब अपने काम के प्रति काफी फोकस हो गए थे और फिर वो एक दूसरे से दूर होने लगे थे। आखिरकार 2008 में उनका डिवोर्स हो गया। और फिर सन 2010 में उनकी मुलाकात हुई उनकी दूसरी पत्नी एक ब्रिटिश एक्टर तलुला रायली से। करीब 10 दिन तक डेट करने के बाद उन्होंने प्रपोज कर दिया। बहुत मुश्किलों के बाद इलॉन मस्क को वो इम्पैक्ट मिल गया था जिसे वो चाहते थे। उनकी नई कंपनी ने कुछ ऐसा बनाया था जिसकी हम कदर नहीं करते, मगर उसने पैसे ट्रांसफर करने का तरीका बिल्कुल ही बदल दिया था और आज जमाना उसी की चीजों से ऑनलाइन खरीद रहा है। 2002 में 31 साल की उम्र में वो अमेरिका के सिटीजन और एक बिलियनर बन गए थे। उस वक्त वो बड़े आराम से रिटायर हो जाते, एक प्राइवेट आइलैंड पर मजे कर सकते थे और बड़े आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन इन सब में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका ज्यादा समय ऑफिस में या फिर फैक्ट्री में बीतता था। वो हफ्ते में 80 से 90 घंटे काम करते थे। इस एंटरप्रेन्योर के पास काम ही काम था और वो काफी बिजी भी रहते थे। उन्होंने कहा था कि कामयाबी के लिए दिन रात काम करना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक बार कहा था कि बच्चे भी उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन पहले काम है। उन्हें बहुत प्यार करने वाला पिता माना जाता था, लेकिन बहुत ही कम लोग इतने बिजी शेड्यूल को हैंडल कर सकते हैं। पेपल के बाद इलॉन मस्क की दिलचस्पी एक ज्यादा इंस्पायरिंग फ्यूचर में पड़ी और वो आउटर स्पेस के बारे में सोचने लगे। उनका नया गोल था इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी बनाना। एक ऐसा बच्चा जिसका कोई भी बड़ा और क्लियर गोल नहीं था, वो अब एक जीनियस एंटरप्रेन्योर बन चुका था और उसका विजन बाकी लोगों से काफी बड़ा था। 2002 में उन्होंने एक प्राइवेट इंटरस्टेलर कंपनी स्पेस एक्स की शुरुआत की, जिसका मकसद था अपोलो मिशन की यादें दोबारा ताजा करना और वो कॉमर्शियल स्पेसक्राफ्ट बनाने के सपने देखने लगे थे। उनका गोल था स्पेस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना और उनके लिए सस्ते एंड रियूजेबल रॉकेट बनाना। हम किसी और दुनिया में जाना चाहते हैं। पहले तो चांद पर जाएंगे और फिर उसके बाद शायद मार्स या उसके भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। मैं तो यही मानता हूँ कि ये भी अपोलो के सपने का आगे बढ़ना ही है और अब सब लोग यही चाहते हैं। लेकिन स्पेस इंडस्ट्री के काफी एक्सपर्ट मानते थे कि रियूजेबल रॉकेट बनाना नामुमकिन था। लेकिन चांद पर जा चुके व्यक्ति जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग ने यह कहा था कि किसी प्राइवेट कंपनी को स्पेस फील्ड में काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्होंने इलॉन मस्क की काफी निंदा भी की थी। लेकिन इलॉन मस्क अपने इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि ये सब सुन के उन्हें अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जिन्होंने ये कहा था वो मेरे रियल हीरो हैं और काश वो लोग हमारे पास आते और देखते कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और शायद ये देख के उनकी वो राय बदल जाती। और ये सब बोलते समय उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये लोग मेरे हीरोज हैं, तो उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगी। काश वो लोग हमारे पास आते और देखते कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। शायद ये देखकर उनकी राय भी बदल जाती। उन्होंने आपको ये सब करने के लिए इंस्पायर किया था। हाँ, और अब वही आपको गलत बता रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। 90 की दशक में इलॉन की सिलिकॉन वैली आने की सबसे बड़ी वजह थी कि वो इलेक्ट्रिक कार पर भी काम कर सके। उस वक्त उनको लगा था कि इंटरनेट का हिस्सा बनना काफी अच्छा होगा, क्योंकि उस समय इंटरनेट काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। उन्होंने कॉलेज के शुरुआत के दिनों में ये कहा था कि मैं इलेक्ट्रिक कार के लिए काफी मोटिवेटेड हूँ और मैं इस पे फ्यूचर में काम भी करूंगा। मैं असल में एक महिला से मिला और कॉलेज के जमाने में उनके साथ डेट भी किया। वो आज साइंटिफिक अमेरिकन में एक राइटर हैं और फिर उन्होंने हमारी डेट के समय ही मुझसे कहा था कि तुम तो हमेशा इलेक्ट्रिक कार्स की ही बातें करते रहते हो और
लड़कियों को इस तरह की बातों में बिल्कुल मजा नहीं आता। मतलब वो एक तरह का मोनोलॉग था। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा उनसे सबसे पहला सवाल था, क्या तुम इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सोचती हो? और उन्होंने कहा, नहीं, अच्छा। कभी नहीं। इलॉन मस्क बस एक टेक एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, बल्कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी सोचते रहते हैं। उनका कहना है कि ये इंसान के फ्यूचर का एक की फैक्टर है। वे हमेशा से स्पेस रॉकेट एंड फास्ट कार के दीवाने रहे हैं और इलॉन मस्क एक ऐसा तरीका भी ढूंढना चाहते थे जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो और जीवाश्म ईंधन का प्रयोग भी कम हो जाए। स्पेसएक्स की शुरुआत के 2 साल बाद 2004 में वो एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वो इंसानों की दिशा बदल देगी और हमें एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर मिलेगा। उस कंपनी के पास एक खास टेक्नोलॉजी थी जो कि इन्वायरमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस और कामयाबी पर यकीन करती थी और वो टेक्नोलॉजी काफी पॉपुलर भी थी। टेस्ला मोटर्स, जिसे नाम दिया गया था इलेक्ट्रिकल इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पे। टेस्ला का काम था एक ऐसी कार बनाना जो कि सबसे पहली पसंद हो, अफोर्डेबल हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो एंड काफी फास्ट भी हो। हालांकि इलॉन मस्क ने इस कंपनी की शुरुआत नहीं की थी। टेस्ला मोटर की शुरुआत 2 लोगों ने की थी जिनके पास ट्रांसपोर्ट को लेकर एक विजन था। वो एक ऐसी एनर्जी का यूज करना चाहते थे जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। अप्रैल 2004 में इलॉन ने उन दोनों लोगों को टेस्ला कंपनी लॉन्च करने में मदद की और उन्होंने $65 लाख अपनी जेब से दिए और उन्हें उस कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे बेहतरीन इंटेंशंस के बावजूद पृथ्वी को नुकसान तो होने ही वाला है, भले ही हम कुछ भी कर लें। इस बात की भी संभावना है कि या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई इंटरनल अनफोर्स्ड एरर हमारी सिविलाइजेशन को खत्म कर देगी। 2006 में 32 साल की उम्र में लगातार सस्टेनेबल एनर्जी पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपने कजन लैंडन एंड पीटर ग्रिफ की मदद की ताकि वो सोलर सिटी नाम की वो कंपनी शुरू कर सके जो कि सोलर पैनल और रूफटॉप बनाती है। उस कंपनी की भी मालिक टेस्ला ही थी। सोलर सिटी अमेरिका में सबसे बड़ी सोलर पैनल प्रोवाइडर है। इस पैनल से हमें बहुत सारी एनर्जी मिल सकती है और उस एनर्जी से पूरी दुनिया का फायदा हो सकता है। ये इलॉन के उस मिशन का ज्यादा हिस्सा है जिससे वो पृथ्वी को पावर देना चाहते हैं। बादल होने के बावजूद सूरज की 80 से 90% एनर्जी पृथ्वी तक आती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बस तेज धूप ही हो। और अगर यकीन नहीं होता तो आप पेड़ पौधों को ही ले लीजिए जो सिर्फ सोलर पावर्ड केमिकल रिएक्शन से जिंदा रहते हैं। और यूके काफी हरा भरा देश है। 2008 में टेस्ला की पहली टेस्ला रोडस्टर आई थी जो कि 0 से 100 किलोमीटर घंटे की स्पीड बस 3 सेकेंड में पहुंच जाती थी। उन्होंने पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल 3 के लिए रास्ते खोल दिए थे, लेकिन इलॉन मस्क को पता नहीं था कि ऐसी हाई एंड कार का प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ेगा। हमारा गोल है ऐसी कार्स बनाना जिन्हें जल्द से जल्द सब अफोर्ड कर सके। मगर कोई भी टेक्नोलॉजी एक लर्निंग कर्व से गुजरती है और उसे कई तरह की इकोनॉमीज और दूसरी चीजों का भी सामना करना पड़ता है। हमने एक छोटी सी शुरुआत की है और हमारे स्टार्टअप ने एक ऐसी कार बनाई है जो कि लो प्रोडक्शन वाली है और काफी एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का पहला वर्जन है। मैं तो मानता हूं कि सारे ट्रांसपोर्ट रॉकेट्स को छोड़कर फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। मैं तो इसी बात पर यकीन करता हूं और मेरे ख्याल से टेस्ला इस काम में एक एक्सेलरेंट है। उस ट्रांजिशन में एक कैटलिस्ट का काम करेगी। 2007 तक कंपनी पैसे की तंगी से जूझने लगी। वो नहीं जानते थे कि आने वाला साल कितना मुश्किल भरा हो सकता है। इलॉन ने टेस्ला एंड स्पेसएक्स की कामयाबी से पहले बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया था। 2008 शायद उनकी साल का सबसे बड़ा साल था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर पूरे देश पर देखा जा सकता था। इलॉन मस्क की तीनों कंपनियां फाइनेंशियल ट्रबल का सामना कर रही थी। उस वक्त स्पेसएक्स अपनी 3 बार रॉकेट लॉन्च करने में असफल रही थी। हर महीने लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था। मेरा एक दोस्त है जिसने एक स्टार्टअप के बारे में एक अच्छी बात कही है। ये कांच खाने और पानी में बनी भंवर को देखने जैसा है। तो अगर किसी को लगता है कि ये काम बड़ा मजेदार होने वाला है तो उसे मुझे लगता है निराशा ही होगी, क्योंकि ये मजेदार नहीं है। बहुत तकलीफ होती है। कहीं नौकरी कर लेना इससे ज्यादा आसान है। बहुत ही आसान और बहुत कम स्ट्रेसफुल भी है। तब आपको दूसरे कामों के लिए ज्यादा वक्त भी मिलेगा। लेकिन क्या आप ज्यादा खुश होते? ये आपके ऊपर निर्भर करता पर है। आप खुश होते? मैं ज्यादा खुश होता? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं होता।
2008 में क्रिसमस से पहले टेस्ला बैंकरप्ट हो सकती थी। टेस्ला एंड स्पेसएक्स के बचने के केवल 10% चांस रह गए थे। जो बैंक उनको फंडिंग कर रही थी उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और इस समय इलॉन मस्क अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे। इसी साल जस्टिन के साथ उनकी शादी भी टूट गई थी। वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि इस वजह से कंपनी के ऊपर कुछ असर भी पड़ेगा। एक तरफ टेस्ला बैंकरप्ट के कगार पर थी तो दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने एक बहादुरी भरा कदम उठाया था। उस कंपनी को कुछ समय के लिए बचा लिया था। अपना सब कुछ दांव पे लगाने और बेचने के बाद उनके पास बस वही पैसे रह गए थे जो कि पेपल को बेचकर उन्होंने कमाए थे और वो भी पैसे उन्होंने टेस्ला मोटर्स में दे दिए। उसी साल इलॉन मस्क को सितंबर में कामयाबी मिली और उनका स्पेसएक्स का रियूजेबल फाल्कन 9 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। इलॉन के पास बस उसी रॉकेट के पैसे बच गए थे। अगर वो रॉकेट फेल हो जाता तो इलॉन मस्क जरूर ही रोड पर आ जाते। और इसके बाद कुछ चमत्कार हुआ। नासा ने स्पेसएक्स को $160 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सप्लाई पहुंचाने का। इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए ही स्पेसएक्स कंपनी बनाई गई थी और हम बहुत खुश हैं कि आज हम नासा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और ये संभव हुआ है। नेशनल स्पेस एजेंसी धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सारे ऑपरेशन इस तरह की कमर्शियल कंपनीज को सौंप देना चाहती है। हम एक एजेंसी के तौर पर मार्स और उसके आगे तक जाना चाहते हैं और सभी इस बात से बहुत खुश हैं कि इलॉन भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं और स्पेसएक्स चाहती है कि इंसान की पहुंच हमारे पूरे सोलर सिस्टम में हो जाए। 2010 में उन्होंने टेस्ला को पब्लिक कर दिया था। उस पर पैसों की बारिश सी होने लग गई थी इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर, लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। वॉल स्ट्रीट ने यहाँ तक कह दिया था कि इस कंपनी के सफल होने के चांस बहुत कम है, मगर इन्वेस्टर ने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इलॉन मस्क ने ये पहले ही सोच लिया था कि स्पेसएक्स एंड टेस्ला की कामयाबी के चांस बहुत ही कम है, फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ और टेस्ला से जुड़े इतने सारे लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम कभी एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट लाने में कामयाब हो गए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। हम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में ये बात है कि ये हमें अमीर बना देगा, बल्कि हमें कामयाबी के सिर्फ 10% चांस दिख रहे हैं। मुझे तो लगा था मेरे पैसे डूब जाएंगे और ऐसा हुआ भी, लेकिन गनीमत है कि मेरा सब कुछ नहीं गया, मगर हम उसकी कगार तक जरूर पहुंच गए थे। टेस्ला आगे बढ़ती रही और तरक्की करती रही और आज पूरे 12,000 सुपर चार्जर्स पूरे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में क्लीन ड्राइविंग को प्रमोट करने और दुनिया को दिखाने के बाद कि इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल वाली कार से काफी बेहतर है, इलॉन मस्क ने एक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दिया है। मैं उन लोगों के साथ हूँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं। ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, मगर इसके बावजूद एप्पल जैसी कंपनीज एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार बना सकती हैं। अभी ऐसा करना ही सबसे सही है। काम बन गया और इलॉन मस्क ने वापसी कर ली, लेकिन टेस्ला कंट्रोवर्शियल बनी रही। उस पूरी साल कार कंपनी को लेकर काफी लोग सवाल उठाते रहे और इलॉन मस्क ने भी उस कमियों को सही माना और उसमें काफी बदलाव करते रहे। टेस्ला पर काफी सवाल उठे और वो साल इलॉन मस्क के लिए काफी उथल पुथल रहा था। फेसबुक ही एक ऐसा बिजनेस था जिसने 2019 में टेस्ला से ज्यादा नुकसान सहा था। एलॉन ने कहा था कि गलतियां तो होंगी ही, मगर वो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने नई खोज करना बंद नहीं किया और लगातार रिस्क उठाते रहे। उन्होंने 22 मई 2012 को एक नया इतिहास रच दिया था। फाल्कन 9 रॉकेट बिना किसी इंसान को लेकर अंतरिक्ष में पहुंच गई थी। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और इसी के साथ स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट का लॉन्च हो गया और अब तो नासा भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रीसप्लाई का काम प्राइवेट सेक्टर को दे रही है।
इसी के साथ उसका पहला व्हीकल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया था और उस रॉकेट ने ड्रैगन कैप्सूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचा दिया था, जिसके अंदर ग्रोसरीज एंड सप्लाई थी। मगर मेरे शरीर में जितना भी एड्रेनलिन था वो उस वक्त निकल गया था, ऐसा कहा था इलॉन मस्क ने जब रॉकेट ने लिफ्ट ऑफ किया था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारा एक स्पेस स्टेशन भी है, उन्हें यकीन ही नहीं होता। हमारा एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है, बहुत बड़ा। उसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। वो एक बेहद अनूठा स्ट्रक्चर है जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। और मैं तो यही कहता हूं कि हमें लोगों को इसके बारे में बताना होगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि स्पेस स्टेशन कितना शानदार है, क्योंकि वो वाकई बहुत अनोखा है। स्पेसएक्स अब रेगुलरली सप्लाई स्पेस में भेजती रहती है। एक 16 टेलीमेट्री लिंक है और पावर सिस्टम्स बिल्कुल नॉर्मल है। हम अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए युग में जा रहे हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है। बात सिर्फ स्पेसएक्स की नहीं है, बल्कि कई और कंपनीज हैं जिन्होंने नए अप्रोचेस डेवलप किए हैं और नासा उन नए अप्रोचेस का फायदा उठा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। अब हम आगे जाकर अंतरिक्ष में घूमने वाली सिविलाइजेशन और एक मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बन सकते हैं, और आप लोग भी शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे। – 2013 में उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। फाइनेंशियल क्राइसिस अब बीते कल की बात बन चुकी थी। उन्होंने बाद में कई सारी नई खोज भी की। अगस्त 2013 में एलॉन मस्क ने हाइपरलूप रिलीज की। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट था जो कि दो बड़े शहरों के बीच की दूरी को काफी कम समय में तय कर लेता और उसमें ट्रैफिक भी बहुत कम होता। वो भी सोलर एनर्जी से चलने वाला था। और ये हाई स्पीड सिस्टम पोर्ट में सवार होकर लोग ट्यूब के जरिए करीब 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे। 2015 में स्पेसएक्स ने स्टारलिंक की सैटेलाइट को डेवलप करना शुरू कर दिया ताकि सैटेलाइट इंटरनेट का एक्सेस मिल सके। 24 मई 2019 को पहले 60 ऑपरेशनल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। उस प्रोजेक्ट पे करीब $1000 करोड़ खर्च हुआ था। इलॉन मस्क मानते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए 2015 में उन्होंने किसी के साथ मिलकर ओपन एआई की शुरुआत की थी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च कंपनी है। उसका काम फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को प्रमोट करना था। इसी तरह उन्होंने 2016 में न्यूरालिंक की शुरुआत की। ये एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी थी जिसका काम था एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाना। इस एडवांसमेंट के बदौलत हमारी मेमोरी काफी ज्यादा बढ़ सकती है और हम सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज भी हो सकते हैं। दिसंबर 2016 में शहर की ट्रैफिक को खत्म करने के लिए द बोरिंग कंपनी की शुरुआत की गई, जो कि एक टनल एंड ट्रांसपोर्ट स्टार्टअप कंपनी थी। इलॉन मस्क को मौजूद ट्रांसपोर्ट में काफी सारी कमियां दिख रही थी और लॉस एंजलिस में ट्रैफिक को बढ़ते देखते हुए उन्होंने फ्यूचरिस्टिक अंडरग्राउंड टनल बनाने की शुरुआत की। उनका पहला सेल्फ ड्राइविंग टनल लॉस वेगस के जमीन के नीचे लगभग बनकर तैयार है। वो उन टनल का इस्तेमाल हाइपरलूप के लिए भी कर सकते हैं और उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि आने वाला समय सेल्फ ड्राइविंग कार का है। मेरा अंदाजा है कि करीब 10 साल में ऐसी कार्स शायद बने ही नहीं जो फुल्ली ऑटोनोमस ना हो। तब बात सिर्फ ऐसी कार की नहीं होगी जो सेल्फ ड्राइविंग हो, बल्कि वो एक घोड़ा रखने जैसा होगा। हम एक घोड़े को अपने सेंटिमेंटल रीजन से तो रख सकते हैं, मगर रोज उसकी सवारी नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा था कि इंसानों को मार्स तक मतलब मंगल ग्रह तक पहुंचाना उनकी एक असली मकसद है। ये एक ऐसा गोल है जिसे वो 2024 तक पूरा कर लेंगे। कितना अच्छा होगा अगर हमारा जन्म पृथ्वी पर हो और मौत मार्स पर। हाँ। आपने एक बार कहा था आप रिटायर होकर मार्स पर जाएंगे, क्या ये मुमकिन है? मुझसे पूछा गया था कि क्या मैं ऐसा करना चाहता हूँ। बात ये नहीं है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं रिटायर हो गया और मेरा दिमाग काम करता रहा तो मैं मार्स पर जाना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमें उम्मीद है स्पेस ट्रैवल काफी अफोर्डेबल होगा। एक व्यक्ति का करीब $1 लाख हो सकता है और इंसान हमेशा के लिए उस रेड प्लेनेट पर जा सकता है। 2018 में उन्होंने उस प्राइवेट एस्ट्रोनॉट का ऐलान किया था जो कि चांद पर जाने वाला है स्पेस एक्स की रॉकेट में बैठ के। मैं BFR के पहले पेइंग कस्टमर का ऐलान करने जा रहा हूं। योसाकु मिजेवा, प्लीज यहाँ आइए।
हाँ, बताइए कैसा लग रहा है? थैंक यू इलॉन। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। वाह दोस्तों, 2023 में मैं अपने साथ पूरी दुनिया में से 6 से 8 आर्टिस्ट को भी अपने इस मिशन पर अपने साथ चांद पर लेकर जाऊंगा। हम आने वाले दिनों में स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बन जाएंगे और उन तारों के बीच हम शायद उस जगह से ज्यादा खुश रहेंगे जहां आज हैं। मैं तो यही मानता हूं कि अगर हम वैसा फ्यूचर नहीं चाहते तो हम इंसान ही नहीं हैं। हमने स्पेस रेस शुरू होने के बाद काफी लंबा सफर तय किया है। 1969 में पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा था और उसने एक नया इतिहास रच दिया था। आज स्पेस एक्स हमारे अगले बड़े कदम तक काफी नजदीक आ गई है। मई 2018 में इलॉन मस्क मेटा गाला में गए। उनके साथ उनकी नई गर्लफ्रेंड कैनेडियन सिंगर बुशेर थी, जो कि प्रोफेशनली गाइन के नाम से मशहूर थी। ये कुछ हफ्ते पहले ही ऑनलाइन मिले थे। इलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का कोई पोस्ट उनके ट्विटर अकाउंट पर देखा था। उन्होंने उनसे बात की और दोनों चुपचाप डेट करने लगे। उन्होंने कहा कि वोल्फ स्ट्रीट भी उनकी वाइल्ड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की वजह से उनको पसंद करता है। 2 साल बाद मई 2020 में इलॉन मस्क ने इन दोनों के पहले बच्चे का ऐलान किया और ट्विटर पर अपने बेटे के बारे में लिखा था, जिसका नाम बहुत ही अनूठा सा था। उन्होंने कहा था कि उस बच्चे का नाम XA12 मस्क है। बच्चे का सरनेम मस्क है या कहे लिटिल एक्स है। ये तो सिर्फ एक्स है, लेटर एक्स, और फिर AE है जिसे ऐश प्रोनाउंस करते हैं। हाँ, और फिर A12 है। A12 मेरा कंट्रीब्यूशन। ओह, A12 क्यों? आर्कएंजल 12 आज तक के सबसे शानदार SR-71 प्लेन का प्रीकर्सर। मैं ये देखकर खुश हूँ कि रोगन हंस रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि आपने ऐश नाम कैसे रखा, पर इस बच्चे को देखिए कितना क्यूट है। मई 2020 में उन्होंने बस एक ट्वीट से टेस्ला की वैल्यू करीब $1400 करोड़ कम कर दी थी। उन्होंने लिखा था कि टेस्ला का स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपने स्टॉक में से $300 करोड़ निकाल लिए थे और फिर इन्वेस्टर भी उस ट्वीट के बाद किनारा करने लगे। 1 मई 2020 को एलॉन मस्क ने फैसला किया कि वो अपने 7 घर को बेच देंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अपने 7 फिजिकल पोजेशंस को बेच रहा हूँ, अब मेरा कोई घर नहीं होगा। उन्हें एक इंटरव्यू के दौरान नशा करते हुए भी देखा गया था। ये लीगल तो है ना? हाँ, टोटली लीगल है। ये कैसा लगता है जब आप कुछ अलग करते हैं और लोग अपसेट होते हैं? ये तुम देख रहे हो ना? ये तंबाकू और गांजा है। वो कश ले रहे हैं? मुझे अंदाजा नहीं है। ओके, कश ले रहे हो या नहीं, पर वो जिस स्टेट में है वहाँ पर ये लीगल है। उन्होंने 3 बार शादी की और 6 बच्चे के बाप भी बने और अपने ट्वीट से अपने शेयर होल्डर का करोड़ों का नुकसान भी करवाया। देखने में लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरह काफी उथल पुथल है। उन्होंने अपने सफर में सिर्फ खुशियां और कामयाबी ही नहीं देखी है, लेकिन इलॉन मस्क फाइनली उस बुलंदी पे पहुंच ही गए जिसकी उन्होंने कामना की थी। वो अपनी हरकतों के कारण कई बार फंसे, लेकिन उनका विजन, उनका गोल हमेशा क्लियर था और वो एक खास मकसद के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। 2018 में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनका मकसद इंसानों का फ्यूचर बनाना है। मुझे जिस बात से सबसे ज्यादा हौसला मिलता है वो ये है कि मैं सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ और हम सभी चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो और हम सब यही कोशिश करते हैं कि एक ऐसा फ्यूचर हो जहाँ हर किसी को फायदा हो और जो भी होने वाला है उससे इंस्पायर होकर अगले दिन के बारे में सोचते हैं। हाल ही में वो डिजिटल करेंसी के सपोर्टर भी बन गए और टेस्ला ने बिटकॉइन में $150 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। जनवरी 2021 में जेफ बेजोस से भी पैसे के मामले में ऊपर निकल गए और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। उनका नेटवर्थ पहुंच गया था $20,900 करोड़ तक। 2002 में उन्होंने मस्क फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि साइंस, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करती थी। उन्होंने करीब $25 करोड़ $70 लाख इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए। इलॉन के ज्यादातर पैसे उनकी कंपनी ही जाते हैं। वो एक बेहतर पृथ्वी के लिए काम कर रहे हैं और ये काम यकीनन काबिले तारीफ है। 2012 में एलॉन मस्क भी बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग की तरह एक बिलियनर की लिस्ट में शामिल हो गए और उन्होंने ये भी साइन किया कि उनका ज्यादातर पैसा मरने के बाद दान में जाएगा।
क्या इस बात की कोई सीमा है कि आपकी कल्पना हकीकत को कहां तक ले जाएगी? इलॉन मस्क शायद इसके बारे में नहीं सोचते। उनके फ्यूचर के बारे में जो विजन है वो किसी भी इमेजिनेशन से परे है। वो एक ऐसे बच्चे थे जिसे सब परेशान किया करते थे। वो एक सेल्फ मेड CEO एंड बिलियनर बन गए हैं। एक नहीं बल्कि 5 इंडस्ट्रीज खड़ी की और उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसा करो जिसे सबको नामुमकिन सा लगे। अगर हम उनकी कामयाबी को देखें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इलॉन मस्क सिलिकॉन वैली की एक सबसे सक्सेस स्टोरी है। उन्हें टाइम मैगजीन ने दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंसर लोगों में से एक माना था। वो मुश्किल से मुश्किल दिनों में भी लड़ते रहे और कभी हार नहीं मानी। पेपैल, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप एंड द बोरिंग कंपनी, इन सभी ने दुनिया पर गहरा असर डाला है। हम उनसे सीख सकते हैं कि हीरो को भी मुश्किल दौर का सामना करना पड़ता है और तभी उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी होती है और लगता है कि इलॉन मस्क के लिए आसमान की कोई सीमा नहीं है। देखिए, स्पेस एक ऐसी चीज है जिससे ज्यादातर लोग इंस्पायर्ड हैं, और अगर आप लोगों से पूछें कि इतिहास की सबसे इंस्पायरिंग बात क्या थी, तो बहुत से लोग यही कहेंगे जब इंसान ने चांद पर लैंड किया। आशा करता हूं कि ये इलॉन मस्क की बायोग्राफी आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और इस चैनल पे ढेर सारी अमेजिंग वीडियो है, देखना मत भूलना, आपको मजा आ जाएगा। मैं हूं नितिन, आप देख रहे हैं साइंटिफिक नितिन यूट्यूब चैनल, और मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।